नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया एग्ज़ाम 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था आपको कि हमने जीएस जनरल साइंस का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिएगा। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर नोट्स कहाँ से मिलेगा, सीरीज़ तो ज्वाइन कर लिए हैं। तो मैं कह दूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। इससे आपको कई एग्जाम्स के सवाल देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक कीजिए, रेलवे के आपको मिल जाएंगे। तो फिजिक्स में कई ब्रांचेस है। पहला ब्रांच जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है ना? ऊष्मा की प्रकृति के बारे में, उसके संचरण के बारे में एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन। ऊष्मा की प्रकृति, हीट का जो नेचर होता है, किस तरह से वो प्रोपेगेट करता है, चलता है, और जब हीट उत्पन्न होता है, जब कहीं पे हीट प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या प्रभाव, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में पढ़ाई होता है थर्मोडायनेमिक्स में। ओवरऑल अगर कहें कि नेचर ऑफ हीट एंड प्रोपेगेशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका प्रकाशिकी। आप लोग क्लास 10 से परिचित होंगे इसके। ऑप्टिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं न? प्रकाश के उत्पादन, प्रकाश कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके नेचर, उसके संचरण मतलब प्रोपेगेट कैसे होता है, कैसे चलती है प्रकाश, उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन, मतलब प्रकाश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट हम इसके ब्रांच के बारे में बात करेंगे, ध्वनि तरंग के बारे में। इसको बोलते हैं एकॉउसिस्ट्स। क्या बोलते हैं? एकॉउसिस्ट्स। ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति एवं उत्पन्न की उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब ध्वनि तरंगों के बारे में अध्ययन होता है तो उसे हम ध्वनि तरंग, ब्रांच का ही नाम ध्वनि तरंग कहते हैं हिंदी में, और एकॉउसिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की, जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के उत्पादन की, कैसे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है, उसके नेचर के बारे में, उसके संचरण की, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज चलता कैसे है, और उससे उत्पन्न होने वाले जो प्रभाव हैं, इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चुंबकत्व, नेक्स्ट है आपका चुंबकत्व, दैट इज मैग्नेटिज्म। चुंबक के गुणों, मैग्नेट के जो प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, और उनके उत्पन्न जो प्रभाव होते हैं उनको हमें पढ़ना होता है चुंबकत्व में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। एक फेमस ब्रांच है फिजिक्स का। आप क्लास 12 अगर साइंस लेके पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट याद कीजिएगा। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है इसमें। विद्युत चुंबक क्या होता है ना? ऐसा चुंबक जो विद्युतिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। क्लास 10 में आपने सोलिनॉइड अगर पढ़ा होगा, परिनलिका जिसे आप कहते थे, तो विद्युत चुंबक के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक है आपका माप विज्ञान, मेट्रोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? माप तोल की विधियों का अध्ययन किया जाता है कि हम किसी लेंथ को, लंबाई को कैसे मापें, हम किसी के द्रव्यमान को कैसे मापें, हम कोई घटना के समय को कैसे मापें। जो भी माप तोल, मेट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस होता है, माप विज्ञान कहा जाता है, इंग्लिश में मेट्रोलॉजी बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट है आपका परमाणु विज्ञान, एटॉमिक फिजिक्स। परमाणु की संरचना एवं उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे सर परमाणु तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा। फिर कह रहे हैं आप एक चीज़ पढ़ेंगे, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक भौतिकी जिसे कहेंगे आप आगे जाके, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो है एटॉमिक फिजिक्स आता है, परमाणु भौतिकी कहते हैं इसे। परमाणु के बारे में चर्चाएं होंगी और उनके गुणों के बारे में अध्ययन होती है इसमें। भौतिकी के बारे में चर्चाएं होंगी
एस्ट्रोनॉमी जिसे आप कहते हैं, ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनियों तारे, जितने भी तारे हैं, ग्रहों, उपग्रहों एवं अन्य आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति, विकास एवं उसकी स्थिति का अध्ययन कहाँ हो जाता है? एस्ट्रोनॉमी में होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक है नाभिकीय विज्ञान, यह है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स जिसे आप कहते हैं ना। परमाणु के नाभिक की संरचना, परमाणु की संरचना तो आप किस में पढ़ेंगे? परमाणु भौतिकी में। लेकिन उसके नाभिक के संरचना उस एवं नाभिक में उपस्थित कणों जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के व्यवहार, उसके प्रकृति एवं नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन का अध्ययन करेंगे आप। तो नाभिकीय विज्ञान हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब आगे जा करके, ठीक है ना। आप लोग उसमें समझेंगे कि नाभिक कैसे टूटता है या नाभिक कैसे जुड़ता है, और नाभिक टूटने से ऊर्जा भी उत्पन्न होती है जिसके हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी विभिन्न विकिरणों एवं रेडियो एक्टिव पदार्थों एवं मानव शरीर पर इसके प्रभाव का अध्ययन होता है, रेडियोलॉजी। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि कहीं अगर परमाणु बम गिरा दिया गया है तो क्या होता है? उससे रेडियो एक्टिव रेज जो है उससे निकलती है, और उससे जो प्रभाव उत्पन्न होती है उनके बारे में स्टडी कहाँ होता है? रेडियोलॉजी में। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व जितने होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहिए, इनके बारे में अध्ययन होता है। आगे बात करते हैं। आगे है आपका मेट्रोलॉग्राफी। ध्यान रखिएगा, एक होता है मेट्रोलॉजी, पहले हम पढ़े थे, यहाँ देखिए ध्यान से। एक होता है मेट्रोलॉग्राफी, इसमें क्या होता है ना, धातुओं की संरचना एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन होता है, उसको मेट्रोलॉग्राफी कहते हैं। मेट्रोलॉजी नहीं, मेट्रोलॉजी क्या होता है? माप तोल का विधि होता है। और मेट्रोलॉग्राफी क्या होता है ना? धातुओं की संरचना एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या है? मेटलॉर्जी है। एक था मेट्रोलॉजी, एक था मेट्रोग्राफी, एक है मेट्रोलॉजी। इसमें क्या होता है ना, धातुओं के अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण, जिसे आप एक्सकरेशन कहते हैं, की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। आपने क्लास 10 में मेट्रोलॉजी थोड़ा बहुत तो ज़रूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपका कीमोमेट्रिक्स। क्या है? कीमोमेट्रिक्स। नेक्स्ट कीमोमेट्रिक्स रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान का अध्ययन। अगर केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आती है कभी, तो उसका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है वो कीमोमेट्रिक्स में करते हैं हम लोग, कीमोमेट्रिक्स में करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एपिग्राफी। नेक्स्ट है एपिग्राफी। ये क्या है ना, इसमें शिलालेख का अध्ययन होता है। पुराने ज़माने में जो भी शिलालेख लिखे गए हैं, चट्टानों में लिखी गई जो लेख हैं, उन्हें पढ़ने के लिए एपिग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो क्या है ना, एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोनॉटिक्स। ये क्या है ना, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है। इसमें अंतरिक्ष यात्रा, जब कोई इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उसका यात्रा करने के लिए, वहाँ के विषयों के जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो उसके बारे में स्टडी होता है एस्ट्रोनॉटिक्स में। और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था। एस्ट्रोलॉजी में हम क्या बात करते हैं ना, खगोलीय पिंडों के बारे में, तारों के बारे में, गैलेक्सीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। नेक्स्ट है आपका रेडियो रसायन। क्या है? रेडियो केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं हम। इसके अंतर्गत रेडियोधर्मी पदार्थ मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से होने वाली रेडियोधर्मी विकिरणों एवं उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। ये है रेडियो केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। एक है फोटो केमिस्ट्री। क्या है? फोटो केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत
पृथ्वी में प्राप्त विभिन्न उपयोगी खनिज पदार्थ को खोजना तथा प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। फोटोकेमिस्ट्री का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट हमारे मिनरल्स हैं उनको खोजने का और उनको खोजने की विधियों के बारे में चर्चा होती है प्रकाश रसायन में। आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं होलोग्राफी के बारे में। होलोग्राफी क्या होता है ना, लेज़र किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय दैट इज 3 डायमेंशनल चित्र प्राप्त करने की विधि का अध्ययन होता है। 3 डायमेंशनल किसी का पिक्चर लेना है आपको, तो आप होलोग्राफी में जाएंगे, होलोग्राफी में डिस्कशन होगा। उसके बाद है द्रव्य गतिकी, इसको हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। न गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब तथा उसकी ऊर्जा का अध्ययन होता है। आपको पता है कि जब पानी बहती है उसके पास करंट एनर्जी होता है, वाटर करंट जिसे आप कहते हैं। और आपने सुना भी होगा कि कई डैम क्या कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रही है, उसका भी विधि क्या है, हाइड्रोडायनामिक्स है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोफोनिक्स। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोनिक्स। ये जो फोनिक्स वर्ड है ध्वनि से संबंधित है, साउंड से संबंधित है। तो देखिएगा ना, इसमें ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। समुद्र के नीचे अगर कोई घटना हो रही है तो ध्वनि तरंग भेज करके वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है हाइड्रोफोनिक्स ब्रांच के द्वारा। नेक्स्ट है आपका द्रव्य स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स। एक है हाइड्रोडायनामिक्स, एक है हाइड्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या होता है ना, स्थिर द्रव में बल, दाब एवं उसके प्रभावों के बारे में पढ़ाई करते हैं। अगर कोई पानी किसी जगह रुका हुआ है तो उस पर जो बल लग रहा है, उस पर दाब और उसका जो इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में पढ़ाई हम करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। नेक्स्ट है आपका काइनेथेलेटिक्स। नेक्स्ट है आपका काइनेथेलेटिक्स। ध्यान से, काइनेमेटिक्स नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेथेलेटिक्स ये क्या है ना, शरीर की भाषा दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन होता है। कि जैसे कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, अगर आप इसका पढ़ाई किए हुए हैं, काइनेथेलेटिक्स का पढ़ाई किए हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मन में इस समय क्या सोच रहा है, दैट इज़ काइनेथेलेटिक्स। नेक्स्ट है आपका ओरोलॉगी। ओरोलॉगी क्या है, ओरोलॉजी बोलते हैं या ओरोलॉगी बोलते हैं। ये क्या है न, पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, उसकी संरचना किस प्रकार है, विकास किस तरह से होगा, इससे पृथ्वी पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब दुनिया में जितने भी पर्वतें हैं उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी संरचना इस प्रकार कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या अर्थ पे पड़ रहा है, ये ओरोलॉजी ब्रांच में स्टडी किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या है ना, पृथ्वी के कंपन जिसे आप अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं, इसका विस्तार या पूर्वानुमान, मतलब भूकंप कब आएगी ये पहले से अनुमानित किया जाता है और कितने पैमाने पे आएगी ये भी अनुमानित किया जाता है। ये आप सिस्मोलॉजी ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी क्या है ना, चंद्रमा की संरचना, गति एवं उसकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो चंद्रमा से रिलेटेड होगा तो याद रखिएगा सेलिनोलॉजी है। और सिस्मोलॉजी क्या है ना, पृथ्वी में अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है आपका साइबरनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए, क्योंकि आपको पता है साइबर क्राइम्स बढ़ रहा है, तो इसके बारे में स्टडीज़ में होता है साइबरनेटिक्स। विभिन्न तंत्रों में
हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं क्रियाविधि का अध्ययन, विभिन्न तंत्र डिफरेंट सिस्टम्स में जो प्रक्रियाएं चल रही है उसका कंट्रोल करना, उसके जो मैकेनिज़्म है उसको स्टडी करना ना साइबरनेटिक्स में आता है। नेक्स्ट है आपका क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या है ना, इसमें समय एवं अवधि का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोलॉजी में जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है मान लीजिए, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होने में संपन्न होने में कितने समय लगेंगे, ये क्रोनोलॉजी में आप पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कोई भी घटना होने में कितने समय लग सकते हैं, इसकी आइडिया जो है क्रोनोलॉजी में होती है। नेक्स्ट है आपका ट्राइबायोलॉजी। ट्राइबायोलॉजी क्या है? सापेक्ष गतिशीलन रिलेटिव मूविंग सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन होता है। जैसे नदी में पानी बहती है, तो नदी में पानी बहती है अगर, तो वो किस प्रकार का बहाव है, तो आप ये हाइड्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या होता है, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, एक होता है लैमिनार फ्लो। अगर किसी तरल का एक सतह दूसरे सतह के साथ जो है मिक्स नहीं होती है, लेयर बाय लेयर अगर चलती है, एक दूसरे को ट्रबल नहीं करती है, तो उसको हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। और अगर ट्रबल होती है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो इस प्रकार का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब पहला लेयर का वेलोसिटी दूसरे लेयर के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा है, इसके बारे में स्टडी हम लोग ट्राइबायोलॉजी में करते हैं, ट्राइबोलॉजी में करते हैं। सॉरी, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ट्राइबायोलॉजी नहीं है, ट्राइबोलॉजी है। आगे बात करते हैं। उसके बाद है हेरोलॉजी। नेक्स्ट है आपका हेरोलॉजी। इसके अंतर्गत समय का मापन किया जाता है। हेरोलॉजी में हम लोग टाइम का जो है मेजरमेंट करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ब्रांच है वो क्या है? सूक्ष्म यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की गति एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अति सूक्ष्म कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चीज़ों के बारे में, ये जब गति करते हैं तो क्या हम साधारणतः जो हम गति के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, इसकी गति और जो छोटे से कण जो परमाणु के अंदर में हैं, वो कण दोनों की गति समान हो सकती है? नहीं। तो दोनों का गति का अध्ययन जो है अलग अलग जगह पे होना चाहिए। इसीलिए एक नया मैकेनिक्स जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं वहाँ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न तापिकीय, क्रायोजेनिक्स बोलते हैं इसे। क्रायोजेनिक्स क्या है? निम्न तापिकीय। इसके अंतर्गत निम्न ताप उत्पन्न करने की विधियों का एवं निम्न ताप पर पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस ट्रेवलिंग, रक्तहीन सर्जरी, ऑपरेशन ऑफ बॉडी विदाउट ब्लीडिंग तथा अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी में किया जाता है। उदाहरण इसका इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसका उपयोग जो है इम्पॉर्टेंट है। क्रायोजेनिक्स का इस्तेमाल, उपयोग कहाँ होता है? स्पेस ट्रेवलिंग में, ऑपरेशन ऑफ बॉडी विदाउट ब्लीडिंग और सुपर कंडक्टिविटी, इन चीज़ों में होता है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे जो है नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टोलॉजी क्या है न? यह एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संरचना एवं विन्यास का अध्ययन किया जाता है। परमाणु की जो संरचनाएं हैं, और वो परमाणु, एक परमाणु तो किसी पदार्थ में नहीं होगा, एक पदार्थ कई परमाणुओं से मिलकर बना है, तो वो परमाणु किस प्रकार एक पदार्थ में रहते हैं, जिसे आप क्रिस्टल कहते हैं, उसका विन्यास मतलब उसकी संरचना किस प्रकार है, वो आप पढ़ते हैं क्रिस्टलोग्राफी में। इसमें एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसमें होता क्या है न, एक्स रे जो है
किसी पदार्थ में डाल दिया जाता है, जिससे उसके अंदर की संरचनाओं का फोटोकॉपी मिल जाता है और हम आगे उसके चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है ना, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के वर्गीकरण, वर्णक्रम प्राप्त कर उसके आधार पर उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम प्राप्त कर, मतलब जितने भी पदार्थ है ना, वो सभी पदार्थ अपने से रेडिएशन रिलीज करता है, विकिरण, और सभी पदार्थ का जो रेडिएशन होता है उसके तरंगदैर्घ्य अलग अलग होते हैं। तो जब उसको एक पैटर्न में लिया जाता है तो उसका स्टडी संभव हो पाता है। ये हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसे आप स्पेक्ट्रमस्कोपी भी कहते हैं कई बार। नेक्स्ट है आपका रियोलॉजी। रेडियोलॉजी नहीं, क्या है, रियोलॉजी। रियोलॉजी क्या है ना, इसके अंतर्गत किसी पदार्थ के विरूपण एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। रियोलॉजी, मान लीजिए किसी पदार्थ पे आप बल लगा रहे हैं तो वो बल के कारण वो पदार्थ डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब अपना जो प्राकृतिक उसका रूप है वो बदल जाएगा, और उस विरूपण के वजह से उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसका पढ़ाई आप रियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटालोग्राफी। ध्यान से, मेटलोग्राफी क्या है ना, इसके अंतर्गत धातुओं की संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेशली नाम है मेटलोग्राफी। तो मेटल के अंदर की संरचना और उसके गुणों के बारे में पढ़ाई करना है तो मेटलोग्राफी में आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो आपने आज देखा, ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इन सभी को एक बार नोट बना करके रिवाइज कर लीजिएगा, आगे आने वाले सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो इस पर आएगा कि प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उसके प्रयोग। विज्ञान में कई उपकरण जो है आज बन चुके हैं, उन उपकरणों के बारे में हमें पढ़ना है और उनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं उनको पढ़ना है। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।